हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम अगस्त महीने के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, जिनको पर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ में। अपना पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की किस दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस दिया हुआ है इस पर जरूर फोकस करना है। परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में किया था। ओके, और इसका आंसर क्या है? आईएनएस अरिघाट। रिपीट करके दिमाग में डाल लेना, आईएनएस अरिघाट। ये कैसी है? परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है, वो भी भारत की दूसरी। क्लियर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान में इस वर्ष के किस सबसे शक्तिशाली तूफान ने 29 अगस्त 2024 को दस्तक दी? ये आपको ध्यान आया होगा कि 28-29-30 अगस्त के आसपास काफ़ी चर्चाओं में रहा था। ये जापान के बहुत बड़े एरिया को इसने प्रभावित किया था, काफ़ी जनहानि हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान का शक्तिशाली तूफान का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? शान शान। ठीक है, 23 पे चलते हैं, आप कहें तो वो कहता है आगे कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष 27 अगस्त 2024 को चुना गया? ये तो शायद आपको सबको लर्न होगा, अपने बीसीसीआई के चेयरमैन पर्सन जय शाह इसका आंसर है। किस देश को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IEPEF समझौते के तहत स्थापित आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो परिषद है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद, इसका जो गठन किया गया है वो IEPEF समझौते के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बनाया गया है अमेरिका को, और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है किसे? भारत को। क्लियर, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के तहत कौन सा पुरस्कार चंद्रयान 3 टीम को 22 अगस्त 2024 को प्रदान किया? आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के तहत 4 पुरस्कारों की श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे। 33 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया था। इनमें से चंद्रयान 3 टीम को जो पुरस्कार दिया गया था वो किस श्रेणी में दिया गया था, ये अपने को बताना है, और इसका उत्तर है विज्ञान टीम पुरस्कार। अपना अगला प्रश्न है, लोसाने डायमंड लीग में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, याद रख लीजिएगा कि लोसाने डायमंड लीग में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स पहले स्थान पर रहे। ठीक है, विजेता हो गए। इसमें भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये भी आपको ध्यान होगा कि अभी ओलंपिक हुए थे, नीरज चोपड़ा ने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो में जीता था। तो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में उनका कौन सा स्थान रहा, ये आपको बताना है। पहले स्थान पर कौन रहे हैं? एंडरसन पीटर्स रहे हैं। तो इसका जवाब क्या है अपने पास? दूसरा स्थान वहाँ रजत था। तो आप कोरिलेट कर लेंगे इस चीज़ को कि ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था और लोसाने में भी ये सेकंड नंबर पर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की अब बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के किस उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 11 अगस्त 2024 को MOU किया है? पहले तो आप ये समझ लें कि ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कौन सी कंपनी है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक सहायक कंपनी है, जिसको कॉमर्शियल लॉन्च के लिए बनाया गया था। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके साथ में एक MOU किया है, और बेसिकली किसके लिए किया है कि नेपाल का एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें इंडिया हेल्प कर रहा है नेपाल की। अब प्रश्न है कि नेपाल का वो कौन सा उपग्रह है जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसका जवाब है मुनाल। तो मुनाल, ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मुनाल उपग्रह किस देश का है, हम यही पूछ रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मुनाल जो उपग्रह है नेपाल का, वो किस देश की एयर स्पेस एजेंसी है उसके साथ में लॉन्च किया जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुनाल नेपाल का सैटेलाइट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने NSIL के साथ में इसको लॉन्च करने को लेकर के एक MOU किया है। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण 13 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक किया गया?
यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा, ये पहला उड़ान परीक्षण है। ओके, और ये बम कौन सा है? ग्लाइड बम है। इसका जवाब क्या है अपने पास? गौरव। तो इसका जो जवाब है गौरव है। आप कह सकते हैं कि गौरव क्या है? एक ग्लाइडेड बम है। क्लियर? ग्लाइड से मतलब है उड़ता हुआ ही बम मूवमेंट करता है। इसके साथ में सैटेलाइट से अपनी डायरेक्शन लेता है, नेविगेशन लेता है, बहुत सारी खूबियाँ और भी हैं। अपने पास पिन पॉइंटेड जो प्रश्न है उसका जो जवाब है वो है गौरव। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने अपना कौन सा अवलोकन उपग्रह ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 16 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? क्लियर? डायरेक्ट प्रश्न ऐसा ही आने वाला है, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है? EOS 08। ठीक है, अर्थ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। क्लियर? तो शॉर्ट में बोलेंगे इसे हम EOS 08। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो क्या है कि किस टाइगर रिजर्व को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय ये, कि किस टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में 3 तो ऑलरेडी हैं, चौथा बन गया है। चौथा का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उसका उत्तर है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व है, चौथा टाइगर रिजर्व है। किसी तरह घुमा के पूछे, 2-3 तरह से प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2024 को कार्यभार संभाला है? तो अपने नॉर्मल सी बात ध्यान रखनी है, रटने वाला बात भी कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह सचिव कौन है नए। तो उसका जवाब अपने पास क्या है? गोविंद मोहन। तो गोविंद मोहन केंद्र सरकार में नए गृह सचिव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका ऑप्शन यानी कि इसका उत्तर भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि ये पुरस्कार अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि किस उद्योगपति और समाज सेवी को अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 का, हाँ कई बार प्रश्न जैसा पूछा जाता है, 24 का है, 23 का है या 22 का है, या फिर 25 के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। खैर, तो कहता है कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 का अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और जवाब क्या है अपने पास? रतन टाटा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिका कुल कितने पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ये तो सबको पता है कि मेडल टैली में अमेरिका टॉप पे रहा था। प्रश्न पूछा जाता है कि बेसिकली कितने पदक जीते उसने। ओके, तो इसने कुल पदक जीते 126। आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में सर्वाधिक 6 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? पहले आपको क्लियर हो गया होगा सेंटेंस से, ये खिलाड़ी महिला हैं। एक क्लू मैं देता हूँ, ये खिलाड़ी चीन से हैं, उन्होंने कुल 6 पदक जीते, और आपको नाम याद होगा, नहीं है तो अब आप समझ लें कि झांग यूफेई ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं, चीन की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, कि जो समापन समारोह हुआ उसमें भारत का ध्वज कौन लेके आगे आगे चल रहा था? जितने भी लोगों ने पदक जीते वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो उसका जवाब क्या क्या है? मनु भाकर और PR श्रीजेश। PR श्रीजेश पे प्रश्न वैसे ही बनता है। PR श्रीजेश हमें जो हॉकी टीम थी जिसने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में, उसके कौन थे? गोलकीपर थे। उसके साथ में हम ये भी जानते हैं कि इन्होंने अब खेलों से संन्यास ले लिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 32 खेलों को शामिल किया गया था। पहला प्रश्न बन गया, और पहले प्रश्न का जवाब भी इस सेंटेंस में दिया हुआ है कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल किए गए थे? 32। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जुड़ा जा रहा है, काफी इंटरेस्टिंग भी अपने आप में, जब आप इसका आंसर सुनेंगे, कि वर्तमान संस्करण में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था? पेरिस ओलंपिक में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो खेल शामिल किया गया था उसका नाम क्या है? तो आज का नाम आपको पता है तो ठीक, वरना जवाब है ब्रेकिंग, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक डांसिंग। पहले आपने खूब सुना होगा ब्रेक डांस, उसी का एक मॉडिफाइड रूप है ब्रेकिंग या ब्रेक डांसिंग। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ये भी खेल से रिलेटेड है। अगस्त 2024 में फॉर्मूला 1 रेस है नॉर्मल सी बात, लेकिन इस रेस का नाम क्या है? डच ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है?
ये बताना है आपको। डच ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है? और जवाब क्या है आपका? लैंडो नॉरिस। और 21 टीम के लिए खेले थे, मैक्लोरेन मर्सिडीज के लिए उन्होंने कार चलाई थी और उन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता था। है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि किस सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी ने 4 अगस्त 2024 को टेनिस का गोल्डन स्लैम पूरा किया है? ये जो नाम है आपका पास जाना पहचाना नाम है, नोवाक जोकोविच। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीच में आपको मैं कह दूं, लास्ट टाइम में ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे भी हम आगे आप बताते रहेंगे। खैर, अगले प्रश्न में बात करते हैं। भारतीय युवा महिला पहलवानों ने जॉर्डन में आयोजित किस प्रतियोगिता में पहली बार टीम खिताब जीता है? अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि किसी भारतीय टीम ने पहली बार टीम का खिताब जीता है, टीम मेडल जीता है, और आपको बताना है वो प्रतियोगिता कौन सी थी। तो ये थी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। लर्न कर लीजिएगा, अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का टीम मेडल उन्होंने जीता है, भारतीय महिला टीम ने। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? अट्टम को। ये तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है हालांकि कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? अट्टम को मिला। लेकिन प्रश्न कुछ आगे बढ़ करके है, आपको बताना यह है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो इस फिल्म के निर्देशक थे आनंद एकर्षि। तो आनंद एकर्षि की फिल्म आटम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फिल्म पुरस्कार थे ये 70 में थे, 70 थे। क्लियर। अगले प्रश्न पे बढ़ें तो भारत ने पहली बार किस सर्फिंग चैंपियनशिप के लिए कोटा हासिल किया है? तो पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि जिस चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं वो चैंपियनशिप कौन सी है? सर्फिंग चैंपियनशिप है। नाम में ऐसी होती, नाम में चलाई जाती। खैर, भारत ने पहली बार किस सर्फिंग चैंपियनशिप के लिए कोटा हासिल किया है? इंपॉर्टेंट किस लिए हो गया? सर्फिंग चैंपियनशिप में कोटा पाना को कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है, लेकिन इंडिया ने ये पहली बार हासिल किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जवाब क्या है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2026। ये हाल ही में नहीं हो रही, 2026 में होगी एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप, और इसके लिए भारत ने कोटा हासिल कर लिया है, वो भी पहली बार। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ में। तो कहता है कि भारत श्रीलंका के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण? ये तो आपको पता लग गया कि संस्करण कौन सा है, एडिशन कौन सा है? 10th। लेकिन जवाब क्या देना है आपको? कौन सा सैन्य अभ्यास था? ये सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। कौन कौन सी तारीख को हुआ? 12 से 25 अगस्त 2024 को हुआ, और मदुरु ओया श्रीलंका में इसे आयोजित किया गया। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिक्स होकर मिलती हैं। पहला जिसके बारे में बात करने वाले हैं, चलिए इसका जवाब ही देख लेते हैं। पहले इसका जवाब क्या है? मित्र शक्ति। तो ये मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास था, पहला प्रश्न बनता है किस किस के मध्य हुआ? तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। कब हुआ? 12 से 25 अगस्त 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? मदुरु ओया श्रीलंका में हुआ। उसका एडिशन कौन सा था? 10वां था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL को कौन सा स्थान दिया गया है? पहले आप समझ लें कि ये जो सूची है, इस सूची में जो RIL है वो इंडिया की सबसे शीर्ष रैंक वाली कंपनी बन के निकली है। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में इसे कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये जनरली प्रश्न पूछा जाता है, तो है 86th। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे तो बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन की यात्रा पे गए थे। यूक्रेन से पहले वो पोलैंड गए थे, चर्चा में रही थी यात्रा बहुत ज़्यादा, इतना लंबा डिस्कस अभी करना नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर गए तो उन्होंने इस यूक्रेन को कौन से 4 पोर्टेबल अस्पताल दिए थे, भेंट किए थे, हेल्प की थी, जो कुछ भी आप समझें उसे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, और ये प्रश्न आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, और जवाब है इसका भीष्म। ओके, तो भीष्म जो पोर्टेबल अस्पताल है, जो कि बहुत ही कम समय में पूरा रेडी हो जाता है। इवन इसमें बहुत सारे मेडिसिन के अलावा ऑपरेशन थिएटर भी है अवेलेबल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, और बहुत सही अवस्था, मतलब बहुत जल्दी अगर कोई पेशेंट वहाँ पर है तो उसका उपचार किया जाना शुरू किया जा सकता है। खैर, अगला प्रश्न है अपना,
भारत और मलेशियाई वायुसेना का संयुक्त हवाई अभ्यास किस शीर्षक से क्वांतान मलेशिया में 5 से 9 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। वापस से एक सैन्य अभ्यास का प्रश्न है। यह अभ्यास किस किस के बीच में हुआ? भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ? क्वांतान मलेशिया में हुआ, 5 से 9 अगस्त को हुआ। जवाब देना है कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था उदार शक्ति 2024। क्लियर? वहाँ जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था वो था मित्र। ओके, यहाँ पे नाम क्या है? उदार शक्ति। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त 2024 को जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान समग्र रूप से मीन्स ओवरऑल लगातार 6वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है? अगर आपको पिछली रैंकिंग पता है इंडिया रैंकिंग 2024 की, तो ये इसका जवाब आपको पता ही होगा। तो जवाब क्या है इसका? IIT मद्रास। तो IIT मद्रास इस बार भी टॉप रैंक पे रहा है, ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो ये है कि 6वीं बार लगातार 6वीं बार टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न है अपना कि किस IAS अधिकारी ने केंद्रीय, ये तो बात कर चुके हैं पहले, रिपीट हो गया है प्रश्न, तो गोविंद मोहन वापस से उत्तर जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित करने के साथ ही देश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहला तो बात ये हो गई कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 वेटलैंड या आर्द्र भूमि रामसर साइट को अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया है। ऐसा करने के साथ में जो इंडिया में रामसर साइट्स की जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो बढ़ गए हैं। अब ये कितने हो गए हैं? तो कितने हो गए हैं? पहले 82 थे, अब ये 85 हो गए हैं। जो अभी 3 जो नोटिफाई किए हैं उनमें से दो तो अपने तमिलनाडु में है और एक तवा करके है जो कि मध्य प्रदेश में है। इन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बाद में भी करते रहेंगे बीच बीच में। फिलहाल अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अमेरिकी पत्रकार ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जिनको भी दर्जा मिला है इनको लगातार दूसरे वर्ष ये सम्मान मिला है। तेजी से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ों को आप बीच में मिस करते चले जाएं। ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड दिया गया है, ये जो दर्जा दिया गया है, किसने दिया है? ग्लोबल फाइनेंस द्वारा। क्लियर? और किसी बैंकर को दिया गया है। अभी बैंकर कौन है आप गैस करेंगे, तो उसका जवाब है अपना RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, इंडिया से हैं। ओके, पहले भी आपने सुना होगा, इनको पिछली बार भी सेम पुरस्कार मिला था। खैर, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। असम राइफल के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? 1 अगस्त को ग्रहण किया था। तो असम राइफल के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है? DG कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नाम है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि कौन सा राज्य केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अभी चर्चा में आपने देखा होगा कि न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम पे काफ़ी जय चल रही थी। विपक्ष कह रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। इस सब के बीच में ही केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम और लॉन्च कर दी जिसे बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, UPS। और जैसे ही इसको लागू एक तरह से शुरू किया, घोषणा की, उसके नेक्स्ट डे ही इस राज्य ने कहा कि ये योजना हम अपने यहाँ लागू करेंगे। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है, कौन सा है? तो गैस कर सकते हैं कि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो नाम है इसका महाराष्ट्र। ओके, केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा के किस अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक निदेशक बनाया है या नियुक्त किया है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ मैं, वो इसलिए लेके आया हूँ कि आजकल ये प्रवर्तन निदेशालय काफ़ी चर्चा में चल रहा है। ओके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ED करके आप जनरली इससे आप परिचय में है आपका। तो इसके जो DG हैं, सॉरी डायरेक्टर हैं, पूर्णकालिक डायरेक्टर, ये किसे बनाया गया है? जवाब है अपना राहुल नवीन। क्लियर? तो राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक निदेशक बनाए गए हैं। एक और भी अच्छा प्रश्न सामने दिया हुआ है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना क्लासिकल डांसर थी यामिनी कृष्णमूर्ति। पिछली बार काफ़ी प्रश्न आ चुका है, पिछले सालों में नए कितनी बार यामिनी कृष्णमूर्ति पर प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्तमान की बात करें तो 3 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया दिल्ली में। जवाब आपको जो देना है, प्रश्न आपसे पूछा गया है वो ये है कि इनको पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को
जो पद्म विभूषण मिला था वो किस वर्ष दिया गया था? उसका जवाब है 2016 में इनको पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके 3 दिवसीय भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के मध्य 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ये वो देश है जो काफ़ी टच में रहता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। गैस करें तो जवाब है इसका मलेशिया। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आपको बताना है कि कौन सा दिन, वो डे कौन सा है जो कि 10 अगस्त 2024 को मनाया गया, या हम ये कहें कि हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। और 2024 में इसकी जो थीम थी वो क्या थी? टिकाऊ जैव ईंधन, अपशिष्ट को कम करना, ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये इस वर्ष की थीम थी। तो दिवस कौन सा हुआ? शायद आप इस थीम से अनुमान लगा लेंगे कि उस दिवस का नाम क्या है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड या ग्लोबल बायोफ्यूल डे। अब हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना ये प्रश्न है, वह कार रेसर कौन है जो नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? सॉरी, गले में थोड़ी खराबी है। वह कार रेसर कौन है जो नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसका आंसर है डायना पंडोले। ओके, आई होप आपको ये सारे प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, अच्छे भी हैं, और इनमें से अधिकांश प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा लर्न करिएगा, वापस से रिपीट करके एक बार आप वीडियो चला के देख सकते हैं, याद हो जाएंगे 2 बार में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल कम टू यू विद अनदर डिफरेंट वीडियो that will be very informative for you. Till then, have a nice day.